नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस्टर टी और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वह भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी है काली अमावस्या की रात। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी यह कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नज़दीकियां बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। अमावस्या की एक घनघोर काली रात थी। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा फैला हुआ था। एक सुनसान सड़क के दोनों ओर घना जंगल फैला हुआ था और उस सड़क पर एक तेजी से दौड़ती कार दिखाई दे रही थी। इस कार में रिटायर्ड आर्मी मेजर माधव पटेल, उनकी पत्नी अर्चना, बेटा विक्रम और बहू गीता बैठे हुए थे। वे सभी एक दोस्त की बेटी की शादी में शामिल होकर घर लौट रहे थे। कार में बातचीत चल रही थी। विक्रम, जो कार चला रहा था, ने अपने पिता से कहा, पापा, आज शादी में बहुत मजा आया। आपने शर्मा जी को देखा? उन्होंने ड्रिंक करने के बाद कितना हंगामा किया। विक्रम के बगल में उसकी पत्नी गीता बैठी थी और पीछे की सीट पर माधव पटेल और अर्चना बैठे थे। हालांकि बाकी सब बातें कर रहे थे, अर्चना किसी और ही चिंता में डूबी हुई थी। अर्चना ने अचानक घबराते हुए कहा, आप लोग बेकार की बातें छोड़िए। आज की ये घनी काली रात, ऊपर से ये अमावस, मुझे कुछ अजीब सा डर लग रहा है। ये जंगल और सड़क जैसे खत्म ही नहीं हो रहे। भगवान से बस यही प्रार्थना है कि हम जल्दी से घर पहुंच जाएं। अर्चना की बात सुनकर बाकी सब चुप हो गए और उसे देखने लगे। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, मैंने तो पहले ही कहा था कि हमें जल्दी निकलना चाहिए था, लेकिन आप लोग कभी मेरी बात नहीं मानते। इस तरह रात में इस सुनसान जंगल से गुजरना सही है क्या? माधव पटेल ने मजाक में कहा, लो, तेरी मम्मी फिर शुरू हो गई। विक्रम ने भी हंसते हुए कहा, मम्मी आप भी न। गीता ने बीच में कहा, मम्मी डरने की क्या बात है, पापा और विक्रम तो हमारे साथ हैं। माधव पटेल ने फिर चुटकी ली, तुम्हारी मम्मी का तो डरने का पुराना इतिहास है। अगर इनका बस चले तो हम लोग घर में बैठे रहें। क्या मैंने सही कहा? सबने इस बात पर हंसना शुरू कर दिया। माधव पटेल ने और मजाक करते हुए कहा, अरे भाई, मैं आर्मी में ऐसी ऐसी भयानक रातों और जंगलों में मिशन पर गया हूं। ये अमावस या पूनम की रात कुछ भी नहीं है। असल में अमावस की रात तो बेहतर होती है, क्योंकि अंधेरे में दुश्मन आपको देख नहीं सकता। उनकी इस बात पर कार में फिर से हंसी की गूंज सुनाई दी। अर्चना कसम साकर रह गई, पर वो अंदर से कुछ घबराई हुई थी और शायद अपने किसी डर को जाहिर नहीं कर पा रही थी। कहते हैं डरना कोई बुरी बात नहीं, पर वो बुरी बात तब हो जाती है जब आपका डर और भी बुरा हो जाए। कार में फिर से ठहाकों के बीच बातें होने लगीं, जिसमें अर्चना शामिल नहीं हो पाई। शायद वो डरी हुई थी अपनी सोच में आती उस भयानकता के कारण। और तभी कुछ ही पत्नों के बाद जैसे सब कुछ बदल सा गया। सड़क पर दौड़ रही उनकी कार का संतुलन बिगड़ा। कार अचानक से लहराई, जैसे ड्राइवर के बस से बाहर आ गई हो, और तभी एक जोरदार झटका खाकर कार सड़क के किनारे एक पेड़ से जा टकराई। ये सब एकदम से हुआ, जिसे कोई समझ ही नहीं पाया। दुर्घटनाएं सुना है, अचानक से ही होती है। धड़ाम धाड़, आह! एक्सीडेंट की एक जोरदार आवाज के कुछ ही पल के बाद खामोशी सी छा चुकी थी। जंगल में सन्नाटा जैसे फिर से पसर गया था। वो काला जंगल फिर से भयानकता में डूबने लगा था। उस भयानक टक्कर के बाद कार बंद हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद विक्रम, जो कि कार चला रहा था, संभलते हुए कार से बाहर आ चुका था और दूसरी तरफ से कार का दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा। मम्मी, पापा, गीता, आप लोग ठीक तो है ना? जल्दी कार से बाहर आइए। विक्रम ने कार का दरवाजा खोला और कार से निकलकर बाकी सभी को भी बाहर निकालने लगा। कार किसी पेड़ से टकरा गई थी
कुछ ही समय बाद अब सब लोग कार से बाहर आ चुके थे। माधव पटेल अपना घुटना पकड़कर कराहते हुए बोले, अर्चना और गीता को कोई खास चोट नहीं आई थी। क्या हुआ था बेटा? गाड़ी से कुछ टकराया था क्या? पता नहीं, ऐसा ही कुछ एहसास हुआ था, विक्रम ने घबराई हुई आवाज में कहा। क्या मतलब, सच में कोई टकराया था? पापा, पता नहीं, मुझे भी नहीं पता। हम बातें कर रहे थे और अचानक ऐसा लगा जैसे कोई चीज सड़क पर थी जो कार से टकराई और यह दुर्घटना हो गई। विक्रम माधव पटेल को खड़े होने में मदद करते हुए बोला, सच तो यह है, घबराया तो वो भी था। भगवान का लाख लाख शुक्र है हम सब ठीक है। अर्चना गीता का हाथ पकड़कर बोली। किसी को भी कोई खास चोट नहीं आई थी। उनके पीछे और आगे यही काला सन्नाटों से भरा हुआ जंगल और बीच में अंधेरी सड़क नजर आ रही थी। माधव पटेल ने पलटकर सड़क की तरफ देखा, पर सड़क पर उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। सड़क पर कोई था? मैं समझा नहीं बेटा, सड़क पर तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है, न ही आसपास कोई परछाई। फिर तुम टकराए किस चीज से? मतलब कार किस चीज से टकराई थी? माधव पटेल ने विक्रम को अजीब तरह से घूरते हुए कहा। विक्रम का चेहरा घबराहट से लाल हो चुका था, जो कार की जलती हुई इंडिकेटर में रह रहकर दिख रहा था। पता नहीं पापा, ऐसा लगा कोई था सड़क पर, लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। लगता है ऐसा लगा जैसे कोई अचानक से कार के सामने आया होगा। मुझे कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा पापा, पर उसे बचाने के साथ ही यह सब हुआ। पर सच में वहां सड़क पर कोई तो था जो कार से टकराया। विक्रम की इस तरह की बात सुनकर सभी का घबराना और सवाल पूछना कोई अजीब बात नहीं थी। गीता भी काफी घबराई हुई थी। अगर ऐसा था तो मैं भी सामने बैठी थी। मुझे तो कुछ भी नहीं दिखाई दिया विक्रम। मैं सच कह रहा हूं। हो सकता है हम बात करने में इतने मशगूल हो गए थे कि ठीक से ध्यान न दे पाए हो, पर मुझे पूरा यकीन है कि कुछ तो था, क्योंकि टकराने की आवाज भी हुई थी। विक्रम अब भी परेशान था और पेड़ से भिड़ी हुई अपनी कार को घूर रहा था। सभी लोग ये जानने में लगे थे, आखिर ये सब अचानक कैसे हुआ था। बेटा, लगता है तुम्हें वहम हुआ है। तुम काफी थक गए हो, बातें करते हुए तुमने ध्यान नहीं दिया होगा और गाड़ी बहक गई होगी या कोई गड्ढा आ गया होगा। वैसे भी काफी अंधेरा है, अब जाने दो, वहां तो कोई भी नहीं है और भगवान का शुक्र है हम सब सही सलामत है। चलो देखते हैं गाड़ी तो ठीक है ना, वरना आज रात इस काले घने जंगल में तेरी मम्मी की भूतों की कहानियां सुन के बितानी पड़ेगी। इस छोटे से एक्सीडेंट के पीछे फिर तेरी मम्मी कोई भयानक कहानी रच लेगी। माधव पटेल ने चिढ़ते हुए कहा और वो कार की तरफ बढ़े और ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए उन्होंने कार को स्टार्ट करने की कोशिश की। आखिरकार कोई फौजी ऐसे छोटे मोटे एक्सीडेंट से कैसे घबरा सकता था। कार चालू करने की भरसक कोशिश की गई, पर इंजन आवाज करके शांत हो गया और इसी के साथ पूरा जंगल भी एक पल को शांत हुआ लगने लगा। बेटा, ये कैसी सुनसान सड़क है? अर्चना सड़क के दोनों तरफ देखते हुए बोली। न कोई रोशनी और न ही कोई गाड़ी आ रही है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अर्चना शायद उस कहानी को रचने लगी थी जिसका जिक्र अभी माधव पटेल ने किया था। अरे मम्मी, आपने ही तो कहा था आज अमावस की रात है तो अंधेरा तो होगा ही, और वैसे भी ऐसे जंगलों में रोड लाइट्स तो होती नहीं है ना मम्मी। आप प्लीज ये सब सोचना बंद करो, विक्रम ने कहा, क्योंकि वो जानता था अर्चना के डरे हुए बर्ताव को और अभी समय वहां से निकलने का था, इन कहानियों का नहीं। तभी माधव पटेल से की और वो कार को रियर्स गायर में डालकर पीछे सड़क पर ले आए। विक्रम अर्चना और तिहा को कथा की तरफ लेकर आया। चलो सब लोग गाड़ी में बैठ जाओ फटाफट। शुक्र है बोनट और हेडलाइटर्स के अलावा सब ठीक है और ये स्टार्ट हो गई है। बाकी कार की ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था और अब कार स्टार्ट हो चुकी थी। माधव पटेल ऐसे मुस्कुराए जैसे डूबते हुए इंसान को नाव मिल गई हो, वो भी पूरी की पूरी, और अब इसी नाव में उन्हें अपनी फैमिली की जंगल पार करवाना था। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो गाड़ी चालू हो गई, अर्चना ने हाथ जोड़कर कहा। अर्चना माधव पटेल के साथ आगे की सीट पर बैठ गई और इस बार विक्रम और उसकी पत्नी गीता पीछे की सीट पर बैठे। उस घने जंगल की दशा ऐसी थी कि कोई भी यहां से जल्दी ही निकलना चाहेगा।
गाड़ी वापस सड़क पर थी। बीचों बीच जंगल के सन्नाटे में इंजन की घुन-घुन आवाज किसी जानवर की गुर्राहट की तरह गूंज रही थी। तभी विक्रम ने पूछा, क्या हुआ पापा? गाड़ी चालू करके अब आप किसका इंतजार कर रहे हैं? चलिए गाड़ी निकलिए यहां में। कोशिश तो कर रहा हूं बेटा, पर न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि कार आगे नहीं बढ़ पा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे ये गाड़ी आगे बढ़ना नहीं चाहती। कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं पूरी कोशिश तो कर रहा हूं, गियर डाला हुआ है, एक्सीलरेटर भी दबा रहा हूं, पर अभी तो सब ठीक लग ही रहा था। अब देखो तो सही, अचानक मुझे तो लगता है कार में काई गड़बड़ी हो गई होगी पापा। अरे इतने जोर से पेड़ से जो टकराई थी। आप रुकिए, मैं बाहर जाके देखता हूं, शायद कोई प्रॉब्लम हो, विक्रम ने कहा और उसने कार का दरवाजा खोला। पर अर्चना ने मुड़कर उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं बेटा, कार से मत उतरला। जाने क्यों मेरा दिल जोर जोर से घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। ऐ जी, आप कोशिश करिए, कार चल जाएगी। अर्चना सहमी हुई थी। यह किसी भी तरह की मुसीबत को नहीं बुलाना चाहती थी और शायद जंगल को महसूस भी कर रही थी। कभी कभी वहम सच भी हो जाता है। आगे क्या होगा कौन जानता है। क्या मम्मी, आप भी ना? अगर गाड़ी चल सकती तो अब तक हम आगे निकल भी चुके होते। चेक तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो वाकई हम यहां फंस जाएंगे। और आप इतना क्यों डर रही हो? मैंने कहा ना, कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए। मैं देखता हूं। पापा जरा वो टॉर्च देना। आप लोग गाड़ी में ही बैठिए, मैं देख कर आता हूं। फिर विक्रम टॉर्च लेकर बाहर आ गया और कार का बोनट उठाकर चेक करने लगा। अर्चना और गीता का ध्यान कार के शीशे से बाहर की तरफ ही था, जैसे वो कुछ खतरे को भांपने की कोशिश में थे। और माधव पटेल कार को चालू करने की कोशिश में थे, क्योंकि उन्हें किसी खतरे से डर नहीं लगता था। तभी अचानक कार के बाहर से विक्रम की एक जोरदार चीख सुनाई दी। एक ऐसी जोरदार आवाज जिसने किसी डर को छू लिया हो। पापा, मम्मी, जल्दी यहां आइए। कार में बैठे संग्राम सिंह, अर्चना और गीता चीख सुनकर जल्दी से कार से निकल के विक्रम की तरफ भागे, जैसे कोई भूत देखने के बाद भागता है, ये सोचकर कि जाने क्या अनहोनी हुई थी जो विक्रम इस तरह चीख रहा था। क्या हुआ विक्रम? माधव पटेल ने बाहर आते ही पूछा। पापा, वो, सकपकाई आवाज में विक्रम ने कुछ इशारा किया। क्या हुआ? तुम चिल्लाए क्यों? अर्चना और गीता भी माधव पटेल के पीछे ही थे। विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसका हाथ कांपते हुए कार की हेडलाइट्स की तरफ इस तरह बढ़ाया जैसे किसी ने हाथ में डंक मारकर सुन्न कर दिया हो। विक्रम ने कुछ इशारा किया। माधव पटेल और उसकी फैमिली की नजर विक्रम के हाथ की दिशा में बढ़ी। 3 जोड़ी आंखें उस दिशा की ओर ताकने को हुईं और अगले ही एक पल में वह नजारा देखकर सभी को जैसे सांप सूंघ गया। माधव पटेल और उसका परिवार अब एक पल के लिए सांसें थामे खड़ा था उस भयावह नजारे के सामने। उनकी आंखों के सामने भयावह दृश्य था। कार की हेडलाइट्स पर ताजे खून के धब्बे नजर आ रहे थे। ओह माय गॉड, गीता के मुंह से निकला। अब ये क्या है? एक पल के चुपते सन्नाटे के बाद माधव पटेल ने धीमे स्वर में पूछा। मैंने तो आप लोगों से पहले ही कहा था कोई न कोई कार से टकराया था, वरना यह दुर्घटना नहीं होती। पापा, अब तो आपको यकीन हो गया ना ये सब देखकर? विक्रम ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। हे भगवान, अर्चना चिल्लाई। मैंने कहा था यहीं कुछ गलत हो रहा है। कुछ तो गलत। ये खून के दाग कहां से आ गए? किसके है ये खून के दाग? अर्चना ने जोर से माधव पटेल के बाजुओं को दबाकर कहा। विक्रम, पापा, ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? गीता ने डरे हुए स्वर में कहा। पापा, मम्मी ठीक कह रही हैं, कुछ तो गलत हो रहा है। अब तो मुझे भी बहुत डर लगने लगा है। गीता के ने थूक गटकते हुए कहा। मगर ये किसी जानवर का खून भी तो हो सकता है पापा। जानवर? अच्छा, तो कहां गया वो जानवर कार से टकराने के बाद? विक्रम ने पूछा। अरे हो सकता है तुमने उसे देखा ही ना हो और वो गाड़ी के नीचे आ गया हो, और जब हम उस पेड़ से टकराए तब तक वो उठकर जंगल में भाग गया हो, जख्मी हालत में ही सही। गीता ने अपना अनुमान लगाया।
माधव पटेल अब भी खामोश थे, क्योंकि वो शायद बातों में नहीं, सबूतों में यकीन करने वालों में से थे। हो सकता है, पर फिर सड़क पर कहीं खून गिरना चाहिए था। अर्चना चारों तरफ देखती हुई बोली, ये कोई माया जाल लगता है जी। मुझे बहुत डर लग रहा है, ये कोई काला जादू हो सकता है। कहते हैं कि अमावास की रात बड़ी जालिम होती है और काली और बुरी आत्माएं लोगों को ऐसे ही अपने जाल में फंसाती हैं। अर्चना के बातों ने विक्रम और गीता को भी यकीन दिलवाना शुरू कर दिया था कि ये सब किसी कारण से उनके साथ घट रहा है। जंगल के बीचों बीच खड़े चारों तरफ के घने और भयावह जंगल का नजारा अर्चना की बातों को सच बनाए जा रहा था। पापा, मम्मी सही कह रही हैं। मैंने भी आपको कहा था कार से कोई ना कोई टकराया जरूर था, लेकिन मुझे ठीक से नहीं दिखाई दिया। विक्रम ने अपनी बात कही। ऐसा लगा वाकई वो अपनी मम्मी की बातों से सहमत हो रहा था। विक्रम, माधव पटेल झुंझलाए। अब उनकी बारी थी बोलने की। कम से कम तुम तो अपनी मम्मी का साथ मत दो इन फिजूल की बातों में। अरे, इसे तो भूत प्रेत, तंत्र मंत्र की बातें बनाने का शौक है। 35 सालों का तजुर्बा है मेरा इसके साथ। ये सब बकवास बातें मत करो प्लीज। माधव पटेल गुस्से में बोले, अगर ऐसी बात है तो आप ये बताइए कहां है वो जो इस कार से टकराया था। अर्चना भी गुस्से में चीख उठी, कहां गया? आसमान में चला गया या धरती में समा गया? बोलिए। तुम अब चुप हो जाओ थोड़ी देर के लिए, प्लीज। माधव पटेल ने अर्चना को घूरते हुए कहा और गोल मटोल आंखों से घूर कर भी उसे चुप करवाना चाहा, और वो एकदम से चुप भी हो गई। पर सड़क अब भी खाली था, क्योंकि सच तो बस यही था कि सिवाय उनके उस जगह पर फोड़ या ही नहीं, कार की हेडलाइट्स से रोशनी बस उन पर आ रही थी। आसमान तो जैसे काली समुद्री में नहाया हुआ था। माधव पटेल और विक्रम उस जगह के आसपास आ गए नहीं से कार बहक कर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और टॉर्च की रोशनी में इधर उधर कुछ ढूंढने लगे। शायद अब वो उस खून के धब्बों और एक्सीडेंट के कारण की तलाश रहे थे, पर वहां ऐसा कोई भी निशान नहीं था जिससे यह कहा जा सके कि वहां कोई एक्सीडेंट हुआ हो या कार से कोई टकराकर गिरा या जख्मी हुआ हो। बल्कि अब तो जंगल से अजीब सी आवाज भी आने लगी थी, पर उन आवाजों को साफ सुन पाना मुमकिन नहीं था। अर्चना और गीता भी उन आवाजों से ध्यान हटाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। पापा, यहां तो कोई निशान नहीं। विक्रम ने जंगल से आती हुई हल्की अजीब आवाजों को ध्यान ना देते हुए उस जगह के आसपास मुआयना करते हुए कहा। माधव पटेल अब भी आसपास देखने में लगे हुए थे। हो सकता है वो कार से टकराने के चाद उछलकर सड़क किनारे इस बलान से लुढ़ककर नीचे झाड़ियों में चला गया हो। आखिरकार बहुत स्पीड में थी, वह जरूर बेहोश हो गया होगा, तभी हमारे इतना आवाज देने पर भी वो सुन नहीं पा रहा है। माधव पटेल ने अपना एक और तर्क लगाया और फिर विक्रम के हाथ से टॉर्च ली और ढलान की ओर रोशनी फैलाई, लेकिन उस तरफ झाड़ियों के सिवा और कुछ नहीं दिखा। पापा, गीता ने कहा, आप अगर वाकई ऐसा है तो हमें उस व्यक्ति को ढूंढकर उसकी मदद करनी चाहिए। अगर वो वाकई जानवर नहीं था तो। अर्चना ने घबराई और लड़खड़ाई आवाज में कहा, तुम लोग मेरी बात समझ नहीं रहे हो। अर्थना बड़बड़ाने लगी, और कितनी बार कहूं आप दोनों से, हम यहां फंस गए हैं। पहले ही कहा था, जल्दी घर निकल जाना चाहिए, कुछ नहीं मिलेगा यहां, देखिए। यही सब हो रहा है जिसका कि मुझे डर था। ये शैतानों का काम है। भला कार से टकराने के बाद कोई कैसे उठकर कहीं जा सकता है? और अगर वो सच में कोई इंसान था तो कहां गया? और इतनी रात गए यहां जंगल में, आखिर कौन होगा? अर्चना सिंह की बातों से माधव पटेल आग बबूला हो गए। अर्चना, अब एक लफ्ज भी और कहां तो अच्छा नहीं होगा। अरे, एक फौजी की बीवी होकर तुम्हें ऐसी कायरता भरी बातें करते शर्म नहीं आती? मुसीबत के समय बच्चों को साहस देने के बजाय ये पागलों जैसी बात करती हो। भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, उफ, क्या करूं अब मैं? पापा, आपको ये देखना चाहिए। विक्रम ने कार के नीचे इशारा करके कुछ दिखाना चाहा। अब कार के उस तरफ सभी लोग आ चुके थे। उधर खून के निशान टायरों तक जा रहे थे। फिर सड़क के दाहिने तरफ थोड़ी दूर से मिट्टी पर घिसटने के निशान थे। पापा, इसका मतलब आपने ठीक अनुमान लगाया। जो कोई भी हमारी कार से टकराया था, यो जरूर सड़क से उछलकर किनारे गिरा होगा। वैसे भी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि ऐसा होना स्वाभाविक है।
पापा, हमें देखना होगा, मदद करनी होगी। मैं भगवान से दुआ करती हूं विक्रम कि तुम और तुम्हारे पापा जो कह रहे हो वो ही सच हो और मैं गलत। अगर ऐसा हुआ ना बेटा, तो हम जरूर यहां से निकलकर घर पहुंच पाएंगे। अर्चना धीरज रखते हुए बोली। गीता ने इसी बात पर अर्चना का हाथ पकड़ हिम्मत दिलवाया कि सब ठीक है। अरे कोई हमें सुन रहा है क्या? कोई है वहां? कोई है? माधव पटेल ने जोरों से चिल्लाना शुरू कर दिया था। सड़क के दोनों तरफ घने जंगलों की तरफ विक्रम और माधव पटेल आवाज देने लगे। जंगल में उनकी आवाज गूंजने लगी और ऐसा लग रहा था जंगल अपनी ओर बुला रहा था उन्हें उन आवाजों से। पापा, मुझे लगता है वो हमें सुन नहीं पा रहा। वैसे भी सड़क किनारे की ये बलाने उन झाड़ियों में खत्म होती है और हो सकता है वो घायल हो और बेहोशी की हालत में हो। मुझे जाकर देखना होगा, विक्रम ने कहा। पापा, मुझे वो टॉर्च दीजिए। आप लोग यहां कार के पास रुकिए, मैं नीचे जाकर देखता हूं। विक्रम और माधव पटेल का अनुमान कितना सही था ये बता पाना मुश्किल था, पर उन्हें जो लग रहा था वो उस पर अमल करने में लगे थे। अर्चना ये बात जानती थी कि बाप बेटे मानने वाले नहीं। इतने अंधेरे में अकेले वहां मत जाओ बेटा, मुझे डर लग रहा है। अपने पापा को भी साथ ले जाओ, अर्चना ने अपनी उसी घबराई आवाज में कहा जिसमें उनका डर और बेटे की चिंता दोनों शामिल थी। मम्मी चिंता मत करो, अगर वहां कोई हुआ तो पापा को आवाज लगा दूंगा और वो आ जाएंगे मदद के लिए। अभी उस व्यक्ति की मदद करना जरूरी है प्लीज। हमें अब तक पता नहीं है वो कोई जंगली जानवर ही था या इंसान। खून के धब्बों को देखने के बाद दोनों ही सूरतों में मैं उस जख्मी को यहां अकेले नहीं छोड़ सकता। विक्रम ने अर्चना को समझाया और फिर माधव पटेल से कहा, पापा, आप तब तक यहां मदद देखिए। उसे हाथ दीजिएगा। गीता, मम्मी को संभालो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं 2 मिनट में आया। विक्रम सड़क किनारे उन झाड़ियों की तरफ बढ़ गया। अगर यो माधव पटेल जैसे फौजी का बेटा न होता तो शायद ही कोई इंसान उन घने काले जंगलों में अपने कदम भी बढ़ा पाता, क्योंकि वो जंगल कोई मामूली सा जंगल अब तक नहीं लग रहा था। शायद इस अमावस की रात ने इसे ऐसा भयानक बना दिया था जिसे देखकर ही दिल कांप उठे और डरने लगे। मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा, यहां दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं दिख रही। जब से हम यहां फंसे हैं मुझे तो एक भी गाड़ी सड़क से गुजरते नहीं दिखी। न जाने ये काली मनहूस अमावस की रात आज क्या बुरी बला लेकर आई है। हमारे लिए अर्चना पूरी तरह डरी हुई थी और बार बार भगवान का नाम जप रही थी। दूर दूर तक वाकई कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। माधव पटेल भी गहन चिंता में डूबने लगे थे, पर वो अर्चना की बात का समर्थन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ये रात मुसीबत से भरी जरूर थी, पर यह अमावस और भूत प्रेत की बातें माधव पटेल जैसा फौज में कई साल काम करने वाला दिलेर आदमी कभी नहीं मानने वाला था। पर क्या वाकई किसी चीज को ना मानने से उस चीज के होने को नकारा जा सकता है? पर आज की रात किसी ऐसी भयानकता का संकेत दे रही थी जो किस हद तक मनहूस थी ये कोई नहीं जानता था। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जिससे कोई भी व्यक्ति ये मान ले कि इन घटनाओं में अमावस की काली रात में घूमने वाली अनजान शक्तियों का कोई हाथ है। दरअसल सच्चाई जब तक सामने नहीं आती लोग उसे टाल देते हैं, पर जब यो नंगी होकर सामने आ खड़ी होती है तो उसे झुठलाना नामुमकिन हो जाता है। विक्रम को गए हुए अब तक 10 मिनट से ज्यादा हो चुके थे। न जाने विक्रम सड़क किनारे दिख रही उन झाड़ियों में कहां गुम हो गया था। चिंता का विषय बन जाना अब लाजमी था। ये विक्रम अभी तक क्यों नहीं आया? जरा देखिए ना, कहीं कोई मुसीबत में ना फंस गया हो। अर्चना का डर अब भी चरम पर था और गीता बिना बोले अर्चना का हाथ थामे अपने डर को अपने में समाये थी। विक्रम, विक्रम। माधव पटेल और गीता ने अगले ही पल आवाज देना चालू किया, पर कोई भी जवाब नहीं मिला। न ही विक्रम उन झाड़ियों में कहीं नजर आया। पापा, विक्रम कहां गए? मुझे अब चाकई और भी ज्यादा डर लगने लगा है। प्लीज आप कुछ कीजिए ना मम्मी, ये सब क्या हो रहा है? हमें विक्रम को उधर जाने ही नहीं देना चाहिए था। पापा प्लीज कुछ कीजिए। अब गीता ने लगभग रोना चालू कर दिया। दूसरों की मदद करने के चक्कर में हम खुद मुसीबत में न फंस जाएं। अर्चना का ममतामयी दिल विक्रम के लिए चिंतित था।
ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सब बकवास बातें बंद करो। वो जरूर आएगा। माधव पटेल उस स्थिति को संभालने में लगे थे, पर कुछ देर के बाद गीता और अर्चना की बातों से माधव पटेल भी अपने इकलौते बेटे विक्रम की चिंता से घिर गए चुके थे। उन्होंने अब जोर जोर से विक्रम का नाम लेकर चिल्लाना शुरू कर दिया। पर जाने क्यों ऐसा लग रहा था जंगल उन लोगों की आवाज उस तक पहुंचने नहीं दे रहा था। ये रात ऐसी लग रही थी जैसे पूरा आकाश काली स्याही में डूब गया हो। उनके कार एक्सीडेंट के बाद से ही जंगल ने जैसे अपना रंग बदल लिया हो। इतनी रात सड़क पर एक फैमिली और उसमें से एक सदस्य गायब था और कार का लगभग एक्सीडेंट हो चुका था जिसमें पूरा परिवार बाल बाल बचा था। क्या वाकई ये सब किसी नियति का खेल होने जा रहा था या संयोग मात्र था बस? पर शायद चुपचाप सड़क पर खड़े होकर तमाशा देखने का समय अब जा चुका था। माधव पटेल विक्रम को ढूंढने के लिए सड़क से नीचे उतर के उन झाड़ियों की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगे। कार की जलती हुई लाइट्स ही आसपास थोड़ा उजाला फैलाए हुए थीं, जो कि ज्यादा साफ तो नहीं थी, पर उसके अलावा कोई चारा था भी नहीं। उनके पास गीता, मम्मी को लेकर कार में बैठो, मैं विक्रम को देखकर आता है। नहीं पापा, आप भी मत जाइए। जैसा कहता है वैसा करो, कार के अंदर जाओ, मैं नहीं चाहता कोई और मुसीबत आए। माधव पटेल ने झाड़ियों की तरफ बढ़ते हुए पीछे मुड़कर कहा। माधव पटेल अपनी फैमिली को इस मुसीबत से निकालने की भरसक कोशिश कर रहे थे, लेकिन चिंता उन्हें सताए जा रही थी। न तो वो विक्रम को छोड़ के भाग सकते थे और न ही उसका पता लगा पा रहे थे, क्योंकि अगर फैमिली को छोड़ के जंगल में गए तो इन पर कोई मुसीबत आ सकती थी। जाने के अलावा कोई चारा ही नहीं रह गया था, क्योंकि अब तक कोई उस सड़क से गुजरा भी नहीं था जिससे मदद की गुहार लगाई जा सके। माधव पटेल बेटे का नाम ले लेकर जंगल में बढ़ने लगे। संग्राम की चाल आज डगमगा रही थी, जबकि उन जैसे फौजी के साथ ये नहीं होना चाहिए था। पर शायद ये एक फौजी के कदम नहीं, एक बाप के कदम थे जो अपने बेटे को ढूंढ रहे थे। आंखें सिर्फ विक्रम को ही तलाश रही थीं। माधव पटेल झाड़ियों की तरफ बढ़ते हुए बार बार पीछे मुड़कर गीता और अर्चना को भी देख रहे थे, जो कि कार के पास ही अब तक खड़े थे। एक दूसरे को पकड़े हुए माधव पटेल विक्रम का नाम पुकारना चाहते थे, पर उनके लफ्जों पर जैसे ताला लग गया था। वो लगातार जंगल में अंदर बढ़ रहे थे। गीता और अर्चना की नजरों से ये भी ओझल हो चुके थे। माधव पटेल आज किसी फौज के मिशन पर नहीं, बल्कि बेटे की तलाश में थे। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ और घना काला अंधेरा अपने पैर पूरी तरह पसारे हुआ था। विक्रम का अब तक कोई अता पता नहीं चल पाया था। तभी सामने माधव पटेल को एक और झाड़ियों का झुंड नजर आया। अचानक झाड़ियों से कुछ सरसराहट की आवाज आने लगी। यो सड़क से दूर उन झाड़ियों के अंदर आ चुके थे। गीता और अर्चना अब नजर नहीं ओह थे और माधव पटेल को इस बात का अब कोई एहसास नहीं था। उनके कदम उस तरफ ब्रतुमय लगे। कुछ ऐसा ही दृश्य था जैसे कोई ईसान न चाहकर भी मूसल में अपना सर देने जा रहा हो। तभी ऐसा लगा कोई तेजी से उन झाड़ियों से बाहर आ रहा हो। माधव पटेल का दिल अब जोरों से धड़कने लगा था, लेकिन बेटे को ढूंढने के जुनून ने उनके डर को थामे रखा था। लगातार उनका दिल भी भगवान से दुआ करने में लगा था कि अब कोई मुसीबत दस्तक न दे जाए। माधव पटेल झाड़ियों के करीब पहुंचे ही थे कि कोई झाड़ियों से एकदम से बाहर निकला और जैसे माधव पटेल के कदम रुक से गए और चेहरे पर पसीने ने दस्तक दी। पर वह कोई और नहीं, विक्रम ही था, जो पसीने से लगभग भीगा हुआ था और बुरी तरह से हाँफ रहा था। विक्रम, पापा। बाप बेटे की जबान जैसे रुक सी गई थी। टॉर्च की रोशनी में माधव पटेल ने विक्रम को इस बुरी हालत में देखा तो दंग रह गए। वो कुछ पूछते उससे पहले ही विक्रम ने कहा, पापा जल्दी यहां से निकलिए। और वो माधव पटेल का हाथ पकड़ के उन झाड़ियों के पास से ऐसे भागा जैसे कोई बड़ी मुसीबत दिख गई हो। माधव पटेल न कुछ कह पाए और न ही उसने उसे कुछ कहने का मौका दिया। माधव पटेल ने जाने विक्रम के चेहरे पर किसी ऐसे भाव को देख लिया था कि वो कोई सवाल ही न पूछ सके।
दोनों उस जंगल से इस कदर भाग रहे थे जैसे जाने कितने अंदर पहुंच चुके थे। कुछ अजीब था, या कहे बहुत कुछ अजीब हो रहा था। आज रात हुई एक भी घटना साधारण नहीं थी। जाने ये किस भयानकता से जुड़ने वाली थी। कुछ घटनाएं जिंदगी में बदलाव का आगमन करती है, और यहां तो ये घटनाएं असाधारण ही लगने लगी थीं। माधव पटेल और विक्रम जंगल से जल्द ही बाहर आ गए। दोनों अब भी खामोश थे। अब सड़क पर कार नजर आ रही थी। दोनों कार के पास पहुंचे, वहां गीता और अर्चना नहीं दिख रहे थे। हे भगवान, ये दोनों कहां चले गए? माधव पटेल ने कार के पास आते ही हांफते हुए कहा। उनका गला अब सूखने को था। पहले विक्रम को ढूंढने की बेचैनी, और अब ये दोनों। ये हो क्या रहा था? यहीं विक्रम खुद इतना डरा हुआ लग रहा था कि वो कुछ न बोल पाया, और कार के अंदर ऐसे घुसकर जा बैठा जैसे किसी जानवर के डर से कोई बच्चा पलंग के ऊपर चढ़ जाता है। माधव पटेल विक्रम के इस व्यवहार से कुछ चौंक से गए। विक्रम से कुछ भी सवाल पूछने का समय उनके पास नहीं था। वो शायद विक्रम की खामोशी का मतलब कोई डर मान चुके थे। वो सड़क के चारों तरफ पत्नी और बहू को पुकारने लगे। न जाने वो दोनों कहां गायब हो चुकी थी। माधव पटेल दौड़कर कार के पास आए और खिड़की से अंदर झांककर विक्रम से पूछा, बेटा, ये दोनों तो यहीं खड़े थे, अचानक कहां चले गए? विक्रम अब भी शांत था और माधव पटेल की किसी भी बात का जवाब न दिया, जैसे उसे वाकई कोई सांप सूंघ गया हो। कार के चारों तरफ जैसे अंधेरा और बढ़ गया था। माधव पटेल अब कार की दूसरी तरफ भागकर उन दोनों को पुकारने लगे। अर्चना, कहाँ हो तुम लोग? माधव पटेल की हालत उस फौजी की तरह हो चुकी थी जिसके पास न लड़ने के लिए बंदूक हो और न ही अपने देश के बॉर्डर का पता और साथियों का साथ। सूखे गले से वो चिंघाड़ते रहे थे, पर वो जंगल शायद अपनी मौज में था। जंगल माधव पटेल की आवाज को इस कदर अपने अंदर समा ले रहा था कि कोई आयोज पूज ही नहीं रही थी। माधव पटेल सड़क के दोनों ओर पागलों की तरह चिल्लाए जा रहे थे। इस शुक रात में जैसे सब बदल चुका था। पत्नी और यह गायब थी और उनका बेटा खामोश सा हो चुका था। माधव पटेल ही अब अकेले ऐसे इंसान थे जो पूरे परिवार को वापस सही सलामत लेकर जाना चाहते थे। तभी माधव पटेल को जंगल के एक कोने में, जो कि सड़क से लगा हुआ ही था, कुछ दिखाई दिया, जैसे कोई परछाई हो, जैसे कोई खड़ा हो। उन जंगलों की तरफ मुंह करके माधव पटेल के शरीर में झुंझुनाहट ने दस्तक देना शुरू कर दिया था। अचानक ये सब क्या हो रहा था, माधव पटेल की समझ से परे था। अचानक क्यों विक्रम का उन झाड़ियों से आने के बाद चुप हो जाना, और अब अर्चना और गीता का गायब हो जाना। पर यो हिम्मत दिखाते हुए उस ओर बढ़े माधव पटेल के कदम उन झाड़ियों की तरफ बढ़ रहे थे। परछाई और पास आते जा रही थी, पर वो परछाई किसी भी तरह से हिल नहीं रही थी। उनके पास कोई टॉर्च भी नहीं था, क्योंकि विक्रम भी चिना टॉर्च के उन झाड़ियों से वापस आया था। जब वो उस परछाई के पास में पहुंचने ही वाले थे, उन्हें लगा वहां कुल 3 लोग थे। माधव पटेल का दिमाग इस कदर सोच में था कि आखिर ये तीसरा कौन होगा। अगर ये 2 गीता और अर्चना ही हुए तो उनके कदम अब भी अर्चना और गीता की उम्मीद में परछाइयों तक पहुंच हो गए। गीता, अर्चना, क्या ये तुम लोग हो? और साथ में कौन था? माधव पटेल जब एकदम पास में आए, वहां सिर्फ 2 लोग थे, और वो कोई और नहीं, गीता और अर्चना ही थे। माधव पटेल ने दोनों को पास आते ही जोर से हिलाया। क्या हुआ? तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? दोनों जैसे मूरत से बने खड़े थे, पर माधव पटेल के हाथ लगाते ही बोले, पापा आप? पता नहीं हम यहां कैसे आ गए। गीता लगभग सांस अटकते हुए बोली, हे राम, हम यहां कैसे? अर्चना ने चारों तरफ देखते हुए कहा। कार अब भी उन्हें थोड़ी दूर में सड़क के बीच में दिखाई दे रही थी। माधव पटेल ने दोनों की आंखों में देखा और लगा जैसे वो दोनों सच कह रहे हों। उन्हें पता ही ना हो वो लोग कैसे यहां आए, और वो तीसरा कौन था तुम लोगों के साथ? कौन तीसरा? यहां तो कोई नहीं है पापा, गीता ने इधर उधर देखकर कहा। अरे मम्मी, हम यहां कैसे आए?
अरे हम कार से इतनी दूर कैसे आ गए? अर्चना ने आसपास देखते हुए कहा। माधव पटेल एकदम हैरान हो चुके थे उन सब चीजों से। वो ये जान चुके थे यहां सब कुछ अजीब सा हो चुका है और यहां एक पल भी रुकना मतलब और किसी मुसीबत को बुलावा देने जैसा था। ये रात जाने क्या क्या गुल खिला रही थी। विक्रम कहाँ है? जी, कहाँ है मेरा विक्रम? अर्चना एकदम से विक्रम का पूछने लगी। वो ठीक है, तुम लोग घबराओ मत, वो कार में है। जल्दी निकलो यहां से और कार में बैठो। पता नहीं क्यों विक्रम भी डरा हुआ लग रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। माधव पटेल ने गीता और अर्चना का हाथ कसकर ऐसे पकड़ा जैसे कोई पिता अपने बच्चों को दोनों तरफ से पकड़कर सड़क पार करवाता है। माधव पटेल कार की तरफ दोनों को लेकर बढ़े और पीछे से जंगल अजीब सी आवाजों के साथ उन्हें डराने लगा। उन तीनों में भी विक्रम की तरह डर इस तरह बढ़ रहा था कि सबके लफ्ज खामोश हो चुके थे। कार के करीब आते ही अर्चना और गीता विक्रम विक्रम करने लगी और उसके कार के अंदर बैठते ही वहां पहुंचते ही तमाम सवाल करने लगीं। लेकिन विक्रम ने उनकी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया और पर उसने जाने क्यों जल्दी से माधव पटेल को गाड़ी चलाने का इशारा किया। किसी के मन में ये नहीं आया कि ये सब अचानक क्या से क्या हो रहा है, यो कहाँ जा रहे थे और यहां कैसे फंसे हुए हैं। जैसे सब सुन्न हो चुका था एक एक्सीडेंट। खून के धब्बे, विक्रम का जंगल में जाकर आना, गीता और अर्चना का यूं अचानक कार से दूर चले जाना, बस इतनी सी घटनाएं ही तो घटी थीं जिसे अब तक कोई समझ ही नहीं पा रहा था। पापा जल्दी कार स्टार्ट कीजिए प्लीज, गीता ने बहुत ही बेस्चेपन से कहा। उसकी आवाज में डर गहरा सा था। और ये विक्रम चुप क्यों है पापा? उसने विक्रम के बगल में बैठते हुए उसका हाथ पकड़कर कहा। विक्रम कार की पिछली सीट पर दुबक कर बैठा हुआ था। जब से ये उन जंगलों से बाहर आया है जाने क्यों खामोश है, माधव पटेल ने कहा और कार स्टार्ट करने लगे। हे राम, मैंने जो सोचा था वही हो रहा है। जाने हम वहां उन जंगलों तक कैसे पहुंच गए, याद नहीं आ रहा। और अब ये विक्रम, आप जल्दी से गाड़ी भगाइए इससे पहले कि ये अमावस की रात अपनी सामत पर उतर आए। अर्चना सिंह ने कार में चिल्लाते हुए कहा, जो माधव पटेल के बगल में बैठी हुई थी। उनकी नजर विक्रम को कभी तो कभी कार के शीशे से बाहर देखने में लगी हुई थी। गीता बार बार विक्रम के हाथ को अपने हाथों में लेकर ऐसे सहला रही थी जैसे ठंड में कोई शरीर में गर्मी लाने के लिए करता। बात क्या है विक्रम, हुआ क्या है बेटा? कुछ कहेगा भी, माधव पटेल ने गाड़ी चालू करते हुए पूछना चाहा। कार भी चालू होने में जाने क्यों समय ले रही थी। विक्रम, जो कि आज तक शांत बैठा हुआ था, अचानक से बोल पड़ा और उसकी आवाज उस डरे हुए हिरन की तरह लग रही थी जो किसी शेर से डर कर भागा हो। विक्रम ने सबकी तरफ एक नजर घूर कर कहा, पापा सब बात बताऊंगा, आप पहले यहां से निकलिए जल्दी, जितनी जल्दी हो सके। वो विक्रम अब चिल्लाया था जैसे उनके पीछे कोई भूत पड़ा हो या कोई जंगली जानवर। अर्चना गीता चुपचाप विक्रम को देखते रहे। किसी ने भी विक्रम को पहले इतना डरा या घबराया हुआ नहीं देखा था। अचानक से कार में शांत बैठा विक्रम जाने कार के शीशे से क्या बाहर देखकर चीख पड़ा। गीता और अर्चना ने भी बाहर देखना चाहा, पर शायद वहां कोई था नहीं या उस भयानक अंधेरे के कारण कुछ दिख नहीं रहा था। भगवान जाने माधव पटेल ने गाड़ी स्टार्ट तो की, पर गाड़ी आगे भी बढ़नी चाहिए थी। अंदेशा था कि गाड़ी पहले की तरह जाम तो नहीं रह जाएगी, पर गियर लगाकर रेस देते ही इस बार जाने कैसे कार दौड़ पड़ी। माधव पटेल ने न जाने विक्रम की आंखों में ऐसा कौन सा डर पहचान लिया था कि उनको ये संदेह हो गया कि जरूर कुछ बुरा हुआ है। माधव पटेल उस बात को भी याद कर रहे थे जहां उन्होंने दूर से जंगल के पास 3 परछाइयों को देखा था, पर वो इसे वहम मान रहे थे क्योंकि जब वो पास गए वहां तो सिर्फ अर्चना और गीता ही थे। माधव पटेल जैसा शेरदिल आदमी अब भी उसे मानने को तैयार नहीं था कि यो सच था या सिर्फ एक आंखों का धोखा। उस जंगल के रहस्यमय माहौल ने सबको अपनी जकड़ में से लिया था और सबके दिलो दिमाग पर एक खौफ सा छाया हुआ था। क्या और क्यों हो रहा था, सभी के दिमाग सुन्न हो चुके थे। अर्चना अमावस में भटकते भूत प्रेतों की बात
शुरू से ही रट रही थी, पर अब तक किसी ने तो भूत देखा ही नहीं था, और न ही ऐसा कोई वाकया हुआ था जिससे ये पुख्ता तौर पर कहा जा सके कि ये अंधविश्वास भूतों और अमावस वाला सच था या झूठ। पर सबके दिमाग में एक ही सवाल था, ऐसा क्या देख लिया था विक्रम ने वहां जाकर उन झाड़ियों और जंगलों के पीछे जो उसकी इस हालत का जिम्मेदार था। सड़क पर माधव पटेल अपनी कार को तेजी से भगा रहे थे। कार की स्पीड विक्रम की घबराई आवाज से कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी। उस समय कार में कयामत से आने के पहले वाली भयानक भरी शांति छाई हुई थी। विक्रम के माथे से पसीना टपक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कार में बैठे हुए चारों लोगों को मानो काटो तो खून नहीं। इस समय कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। डर ने सबके सोचने समझने की शक्ति को कमजोर बना रखा था। सब लोग कार के शीशे से बाहर इस कदर देख रहे थे जैसे कि कब कार जंगल से बाहर निकलने वाली है। लगभग 20-40 मिनट के बाद अर्चना ने इस भयानक खामोशी को तोड़ा। विक्रम, क्या हुआ बेटा? हमें कुछ बताएगा? तू ठीक तो है ना? तू चिंता मत कर, हम बहुत जल्द ही यहां इस भयानक जंगल से निकल जाएंगे बेटा। हे भगवान, ना जाने मेरे बेटे ने ऐसा क्या देख लिया है। अर्चना विक्रम को तसल्ली देने की कोशिश कर रही थीं, फिर जैसे विक्रम ने भी अपनी चुप्पी तोड़ने की कोशिश की। वो हमें यहां से निकलने नहीं देंगे मम्मी। विक्रम ने अपनी खौफ भरी चुप्पी तोड़ी, पर यह चुचिया अब सच को डराने वाली लग रही थी। क्या क्या मतलब? माधव पटेल ने कार चलाते हुए पूछा। माधव पटेल ने एक नजर पीछे मुड़कर विक्रम को देखा, पर अगले ही पल उनका ध्यान अभी भी तेज गति से भाग रही कार की स्टीयरिंग पर आ गया था। मैं समझा नहीं विक्रम, तुम कहना क्या चाहते हो? हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या तुम बताओगे आखिर बात क्या है? ऐसा क्या देख लिया तुमने जो इतने खौफ में हो? हां विक्रम, मैंने तुमको इतना परेशान कभी नहीं देखा। मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज कुछ बोलो विक्रम। गीता, जो कि कार की पिछली सीट पर विक्रम के साथ बैठी थी, विक्रम के माथे से टपकते हुए पसीने को अपने दुपट्टे से पोंछते हुए बोली। लेकिन विक्रम के चेहरे पर अब भी खामोशी ने घर बनाया हुआ था। उसके होंठ अब अपने आप सिलने लगे थे, ऐसा ही लग रहा था। कार सड़क पर अब भी तेज गति से दौड़ रही थी और संग्राम दंपत्ति अपने बह गीता और बेटे विक्रम के साथ उस कार में खौफनाक खामोशी और अजीब से डर के साथ सफर कर रहे थे। सड़क पर अभी भी दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और जंगल था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसा लग रहा था इस भयानक रात ने उस सड़क और जंगल को अपनी गिरफ्त में ले रखा था। पापा, अचानक विक्रम बोला। फिर अचानक से अगले ही पल वो एक ठहाका लगा के हंसने लगा। सब लोग परेशान थे। आखिर विक्रम को क्या हो गया है और ये ऐसे हंस क्यों रहा है? अर्चना ने माधव पटेल को गाड़ी रोकने की कहा, पर विक्रम अचानक बोल पड़ा। अजीब सी कड़वाहट घुली हुई थी और उसकी आवाज में एक कदे गया। नहीं पापा, गाड़ी मत रोकिएगा। अगर गाड़ी रुक गई तो अंजाम और भी भयानक होगा। बेटा, तुम्हें क्या हो गया है? कहीं मेरे बेटे को किसी आत्मा या भूत चूत ने तो वश में नहीं कर लिया? अर्चना घबराए हुए स्वर में बोली। अर्चना को अपना शक सच होते दिखने लगा था, क्योंकि जो कुछ भी इस समय हो रहा था कोई साधारण बात नहीं थी। ये तुमने क्या लगा रखा है भूत प्रेत? तंग आ गया है इन बातों से मैं। माधव पटेल ने पीछे विक्रम की तरफ देखा और पृष्ठा, आखिर तुम बताते क्यों नहीं कि क्या हुआ? आखिर यहां ऐसा क्या देखा तुमने? इससे पहले कि तुम्हारी मम्मी और पत्नी और भी ज्यादा परेशान हो जाए, मैं सच्चाई तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता है बेटा। माधव पटेल सच सुनना चाहते थे, जो सिर्फ विक्रम जानता था, क्योंकि वो ही उन जंगलों में गया था और उसी ने न जाने क्यों यहां से भागने को कहा था। पापा, आप सच जानना चाहते हैं ना? विक्रम फिर से रहस्यमय ढंग से बोला। हां बेटा, बोलो, हम सब जानना चाहते हैं। सच। आखिर तुमने ऐसा क्या देखा उन जंगलों में और हमें भागने को क्यों कहा? और जब से आए हो बुत की तरह चुप क्यों बैठे हो? माधव पटेल ने पूछा। वो सोच रहे थे कहीं ना कहीं विक्रम का पाला उन झाड़ियों में किसी जंगली जानवर से हुआ होगा, लेकिन विक्रम ने जब अपना मुंह खोला वो शायद किसी और बात की तरफ इशारा करने लगा था। मम्मी, आप सही थीं, उसने रुखी आवाज में धीरे से कहा। मम्मी सही थीं? मतलब क्या सही थी?
हुआ क्या, साफ शब्दों में कहो। माधव पटेल गुरोर। मम्मी आप सही थीं। विक्रम ने रट लगा रखी थी। विक्रम की बात किसी को भी समझ में नहीं आ रही थी। क्या बुरा हुआ था और क्या होने वाला था, अब भी ये एक सवाल सा था सबके लिए, जिसका जवाब विक्रम ही दे सकता था। सबका ध्यान विक्रम की बातों में इस कदर उलझ रहा था जैसे उनके डर अपने साथ हुए उस छोटे से हादसे और एक्सीडेंट को भूल चुके थे, कुछ पत्ल के लिए ही सही। अर्चना सामने वाली मीट पर बैठी हुई थी, पर उसकी नजर पीछे विक्रम को देख रही थी। उसने मुड़कर विक्रम का हाथ अपने हाथों में लिया और पूछा, बेटा, तुम्हारे पापा, मैं और गीता सब परेशान हैं। हम जानना चाहते हैं ऐसा क्या हुआ जिसके कारण तुम ये कहना चाहते हो कि मैं सही थी। हमें समझ नहीं आ रहा कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। डरो नहीं बेटा, प्लीज हमें बताओ क्या हुआ वहां पर। मां चाहे कितनी भी परेशान क्यों ना हो, वो अपने बच्चों को हमेशा हौसला देने की कोशिश करती है। सवाल तो इतने पूछे जा रहे थे लेकिन विक्रम जवाब किसी का भी नहीं दे रहा था। एक खौफ था उसके चेहरे पर जो अभी तक नहीं गया था। जाने क्यों कभी अचानक भागने का बोलने लगता और जब कुछ पूछा जाता तो खामोश हो जाता। वो किसी से नजरें नहीं मिला रहा था। गीता उसके चगल में बैठी उसके हाथों को पकड़े हुए थी। माधव पटेल अब भी उन काली सड़कों पर कार दौड़ा रहे थे और जैसे इन जंगलों से जल्दी अपनी कार को चाहर निकालना चाहते थे। अगले ही पल आखिरकार विक्रम ने खौफ में समाई अपनी जुबान खोला, पापा, गीता। विक्रम की आवाज बेशक अब भी डरी हुई ही थी, फिर भी न जाने अब वो कौन सा राज बताने वाला था। फिर उस कहानी की शुरुआत होने लगी जिसका इंतजार पूरा परिवार अब तक कर रहा था। जब मैं उन झाड़ियों के पीछे उस शख्स को ढूंढने गया, मैं अपनी टॉर्च लिए इस उम्मीद से आगे बढ़ा कि शायद वहां काई जख्मी हालत में होगा, पर मुझे वहां कोई भी नहीं दिखाई दिया। एक पल के लिए मुझे यह भी लगा कि शायद यो कोई इंसान न हो, कोई जानवर भी तो हो सकता है जो कार से जख्मी होकर जंगल में चला आया हो। लेकिन वो जानवर हो या इंसान, उसे भी मदद चाहिए होगी। इसी उम्मीद के साथ मैं झाड़ियों से आगे निकला तो मुझे काले और घने जंगल के सिवा कुछ भी नहीं दिखाई दिया। मैंने वहां आवाज लगाई, कोई है यहां? हेलो, मैं आपकी मदद करना चाहता है। अगर आप यहां हैं तो प्लीज जवाब दीजिए। लेकिन मुझे कोई भी जवाब नहीं मिला। टॉर्च की रोशनी भी उस काले घने जंगल और इस काली अमावस की रात में फीकी पड़ रही थी। मैं ठीक से नहीं देख पा रहा था। तभी थोड़ी देर की कोशिश के बाद जब मुझे यह एहसास हुआ कि वहां कोई भी नहीं है और यह भी एहसास हो चुका था कि मैं किसी को ढूंढते ही अजाने किस मायावी से दिखने वाले भयानक जंगल में आ चुका हूं, और साथ ही यह भी एहसास मेरे दिल को हो चुपम था कि अगर कोई जानवर ही होता तो इतनी दूर जंगल में कैसे जख्मी हालत में आ सकता था। इसी एहसास के साथ मैं वापस आने के लिए मुड़ा हो था कि तभी कुछ हल्की सी आवाज मेरे कानों में आई। मैं पीछे मुड़ा पर वहां कोई भी नहीं था। मैंने फिर एक बार आवाज लगाई, तभी मुझे किसी के रोने की आवाज आई। मुझे अब तक इस बात पर पूरा यकीन हो गया था कि कोई हमारी कार से अवश्य टकराया था। मैं तेजी से अपनी टॉर्च लिए उस तरफ बढ़ा। थोड़ी दूर जंगल में चलने के बाद मैंने देखा। इतना कहते ही विक्रम की आवाज में जैसे एक अजीब सा डर थरथरा रहा था और आवाज जैसे रुक सी गई। कार अब भी माधव पटेल सरपट भगा रहे थे। क्या देखा बेटा? कौन था वहां? अर्चना ने पूछा। मामी, यहां पर वहां एक पेड़ के नीचे कोई बैठा हुआ था। कुछ देर सांस रोकने के बाद विक्रम ने आगे बताया। कौन बैठा था वहां? गीता ने पूछा, जो अब पूरी तरह डर रही थी। ये तो मुझे ठीक से दिखाई नहीं दिया वो कौन था, क्योंकि जब मैं पास पहुंचा तो देखा एक पेड़ के पीछे बैठा कोई से रहा था। अब मुझे समझ में आ गया था कि वो किसी औरत की रोने की आवाज थी। मैं बहुत हैरान हुआ कि आखिर एक औरत इस भयानक जंगल में बैठी क्यों रो रही है, और अगर वाकई वो हमारी कार से टकराकर घायल हुई थी तो वो सड़क से इतनी दूर इस जंगल में कैसे आ गई थी? क्या तुमने उससे बात किया? और अगर उसे मदद चाहिए थी तो तुमने हमें यहां से कार भगाने को क्यों कहा बेटा?
माधव पटेल ने पूछा, जो कि कार चलाने के साथ साथ विक्रम की बात भी गौर से सुन रहे थे और उनको अघे से अघवेया इस बात का एहसास हुआ कि विक्रम को जंगल में किसी की मदद के लिए भेजा था। खैर, उस भयानक डर के कारण सभी उस बात को लगभग भूल चुके थे। पापा, जब मैं उस पेड़ के पीछे गया तो और भी हैरान हो गया। मैं बिल्कुल बिल्कुल भौचक्का रह गया, ये देखा कि वहां पर एक बूढ़ी औरत थी और उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था। मैं उनके पास गया और देखा वो बच्चा बेहोश था, और जब मैंने टॉर्च से उसे देखा तो पता चला उसके सिर से खून आ रहा था। मैं बहुत घबरा गया था। बच्चा बहुत ही मासूम लग रहा था, पर वो शायद बेहोश था। बूढ़ी औरत उसके माथे पर हाथ फेर रही थी। मैंने पूछा, अम्मा, मैं आपकी मदद के लिए आया है। आप लोग इस सुनसान जंगल में कैसे? क्या आप लोग हमारी कार से टकराए थे? माफ कीजिएगा, मैं आप लोगों की मदद करना चाहता है। क्या ये आपका पोता है सकिन? अभी तक उस बुद्धिया ने मेरी तरफ देखा तक नहीं था। अब भी वो रो रही थी। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, आमा, मैं आपकी मदद करने आया हूं। मेरी कार यही पास में सड़क पर खड़ी है। हमें जल्दी इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। प्लीज। पूरा जंगल एक अजीब सी आवाज से गूंज रहा था, जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल था कि वो सब क्यों और क्या था। मैं उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो जैसे मुझे देख ही नहीं रही थी या मुझे जानबूझकर नजरअंदाज कर रही थी। जबकि मैं बड़ा हैरान था कि भला इस घने जंगल में कौन मदद नहीं चाहेगा। फिर आखिर ये बुढ़िया क्यों खामोश थी? तभी उसके रोने की आवाज खत्म हुई, और जैसे ऐसा लगा पूरा जंगल उसके रोने की आवाज के चुप होते ही एकदम शांत हो चुका था। ये पल इतना डरावना लग रहा था कि मैं अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभाल रहा था। फिर उस बूढ़ी औरत ने बिना मेरी तरफ देखे खौफनाक ढंग से कहा, तुम लोगों ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? क्या बिगाड़ा था हमने तुम्हारा? मैं बहुत घचराया हुआ था। अम्मा, माफ कीजिएगा, दरअसल गलती मेरी ही है, कार में ही चला रहा था। और ये सच कैसे हुआ मैं खुद समझ नहीं पाया। मैं अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे आप लोगों की मदद करने दीजिए। मैंने अपने परिवार के साथ एक पार्टी से लौट रहा था और ये हादसा गया। मैंने उन्हें जवाब दिया और माफी भी मांगी। तुम बड़े लोग कार ऐसे चलाते हो कि हम जैसे गरीब लोग तुम्हें दिखाई नहीं देते हैं। मेरा इस दुनिया में मेरे पोते सोनू के अलावा कोई नहीं था, अथ ये भी नहीं रहा। और वो रोने लगी। अम्मा, ये जिंदा है। मैंने उसकी सांस चेक की और वो चल रही थी, पर लग रहा था राखून ज्यादा बह गया था। उस बच्चे के सर पर भी गहरी चोट थी, जिससे अब भी खून बह रहा था। अम्मा, खून ज्यादा बहने के कारण ये बेहोश है। आप जल्दी चलिए, इसे हॉस्पिटल ले चलते हैं। कुछ नहीं होगा इसकी, मैं वादा करता हूं। मेरा विश्वास कीजिए, मैं बड़ी ही हिम्मत के सूची बोल रहा। जंगल एकदम शांत लग रहा था, पर भयानक और काला होता जा रहा था। स्कूल से आने के बाद सोनू हमेशा मेरी मदद करता था। हम यही पास के एक गांव में रहते हैं। मैं गरीब हैं, इसलिए जंगल से सूखी लकड़ियां चुनकर उसे शहर में बेचकर अपने सोनू और मेरा गुजारा करती थी। सोनू आज भी मेरी मदद करने आया था, और इस तेज बारिश से बचने के लिए हम एक पेड़ के नीचे छुपे थे। और शाम घिर आई, और जब बारिश रुकी रात हो चुकी थी, और इसलिए हम वह रास्ता पार कर रहे थे। और तभी चीकार, इतना बोलकर बुढ़िया फफक फफक कर रोने लगी। उस बूढ़ी औरत के शब्दों में जितना दर्द था, उतनी ही अजीब सी भयानकता भी जाने क्यों लग रही थी। मैं माफी मांगता है आप लोग, प्लीज चलिए, मेरी कार यही पास में है, मैं आपकी मदद। एक मिनट। अचानक मेरे दिमाग में यह विचार कौंधा कि आज सुबह से कोई बारिश नहीं हुई थी, और आज तो क्या बल्कि कई दिनों से बारिश नहीं हुई थी। इस ठंड के मौसम में बारिश में हैरान था, और अगर इस जंगल में बारिश हुई होती तो सड़क गीली होती न क्या, पर न तो जंगल गीला था न सड़क। मैंने उस बुढ़िया से पूछा, अम्मा, आज तो कोई बारिश नहीं हुई, आप कैसी बातें कर रही हैं? ध्यान से देखो अपने चारों तरफ,
और तभी मेरे सिर पर पानी की बूंद गिरी। मैं हड़बड़ा गया। मैंने देखा पेड़ से पानी छू रहा था और अगल बगल जमीन पर अब बेकिहा पानी दिख रहा था। मैं बुरी तरह से हड़बड़ा गया। एक के बाद एक होती इन घटनाओं ने न चाहते हुए भी मेरे मन को और डरा दिया था। मुझे ऐसा लग रहा था मैं किसी सपने में हूं, पर मैं जान चुका था वो सपना नहीं, हकीकत ही था। 20 जनवरी 2013 की वो भयानक रात में नहीं भूल सकती, जिसने मेरी और पेरे सोनू की जान ले ली। और कुम लोगों ने हमें सड़क पर तड़पता छोड़ दिया। किसी ने कोई मदद नहीं की, कोई भी मदद नहीं की। पर मदद तो हमें अब भी चाहिए। पर यह बात आज भी चुभती है कि आखिर हमारी क्या गलती थी। वो एकदम से चौंक रही थी। ये बात सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे लगा कोई मजाक चल रहा है, पर तभी तभी मैंने देखा वो बच्चा अचानक उठ खड़ा हुआ, जिसके सर से अब भी काफी खून बह गया था और अब मानो ऐसे खड़ा हो उठा जैसे बिल्कुल ठीक हो। मैं हल्का सा पीछे हुआ। बुढ़िया ने पहली बार मेरी तरफ देखा। उसका चेहरा देखकर मैं घबरा गया, जो कि काफी भयानक था। उसने पास से कुछ उठाया। ओह माय गॉड! वो एक कुल्हाड़ी थी। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक जोरदार हंसी उस जंगल में गंज उठी। हा 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 हा, ये कुल्हाड़ी देख रहे हो? इससे मैं लकड़ियां काटा करती थी और उस दिन उस परिवार की गर्दनें काट देती अगर मैं मर न गई होती तो। तुम सब शैतान हो, इंसानी शैतान, पर मैं तुम लोगों का ही इंतजार कर रही थी। ये अमावस की रात बड़ी जालिम होती है, जाने कैसे कैसे खेल करवाती है ना? पर शायद तुम्हें बता दूं, ये आज की रात मेरी उस रात की ख्वाहिश को पूरी करेगी। वो भयानक इरादों के साथ मेरी तरफ बढ़ रही थी और मैं धीरे धीरे पीछे जा रहा था। मेरे दिमाग ने काम करना एकदम बंद कर दिया था, पर अपने आप को बचाने की कोशिश मैं अब भी कर रहा था। हमें माफ कर दो, हम तो बस आपकी मदद करना चाहते थे। मैंने और मेरे परिवार ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। प्लीज हमें जाने दीजिए। हमें लगा आप लोग हमारी कार से टकराए होगे, इसलिए आप लोगों को ढूंढता इधर आपकी मदद के लिए आया। मैं गिद्धांगिड़ा रहा था, पर कदम एक एक करके पीछे जा रहे थे और अब नीचे सूखे पत्तों की चरमराहट आ रही थी। प्रसूति तो जैसे गायब हो चुका था, जिसे मैंने थोड़ी देर पहले महसूस किया था। वो बुढ़िया और वो लड़का मेरी ओर बढ़ रहे थे। उनका चेहरा काला पड़ता जा रहा था, जैसे कोई परछाई उसे बैंक रही हो। तुम लोगों ने हमारे ऊपर गाड़ी क्यों चढ़ाई? बोलो क्यों किया ऐसा? हां, उस बुढ़िया ने अजीज सी भयावह आवाज में कहा। मैं तो आज भी उसी रास्ते से अपने सोनू को लेकर सड़क पार कर रही थी। वो तुम लोग थे जिन्होंने हम पर गाड़ी चला दिया। क्या बिगाड़ा था हमने? बोलो क्या चाहते हो तुम लोग? मार डालेंगे, हम सब लोगों को मार डालेंगे जो उस सड़क से गुजरेगा, जो हम लोगों को परेशान करेगा। बुधिया और यो लड़का हमारे खून के प्यासे लग रहे थे। मैंने हिम्मत जुटाई और तेजी से वापस सड़क की तरफ भागा। वो लोग मेरे पीछे आ रहे थे और उस बुढ़िया की कुल्हाड़ी घनी रात में ऐसे चमक रही थी मानो वो हमारी खून की प्यासी हो। इसके बाद कार में सन्नाटा छाया रहा। बस यही सब हुआ वहां पर। और मम्मी, आप सच कह रही थीं, भूत प्रेत होते हैं और अमावस की रात वो अपना बदला लेने के लिए घूमते हैं, और आज हम यहां फंस गए हैं। कहते कहते विक्रम रोने लगा। विक्रम के इस वाकये को सुनने के बाद कार में बैठे संग्राम फैमिली के तीनों सदस्य भयभीत हो चुके थे। विक्रम, ये सब तू क्या बोल रहा है बेटा? अर्चना ने हैरानी से कहा। कार में बैठे माधव पटेल, अर्चना और गीता विक्रम की इस कहानी से इतने हैरान थे कि वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि सच है या झूठ, और झूठ था मां। ती राहु ऐसी कहानियां क्यों बनाएगा? सच तो ये है कि भूतों पर विश्वास दो तरह के लोग करते हैं। एक वो जो उन्हें मानते हैं कि वो होते हैं, और एक वो जो उन्हें देख लेते हैं। और विक्रम उन्हें देख चुका था और अर्चना और गीता शायद अब तक उन्हें मान चुके थे। लेकिन माधव पटेल उन दोनों ही तरह के लोगों में से नहीं थे। माधव पटेल के भयभीत होने का कारण शायद यो कहानी नहीं बल्कि विक्रम था। विक्रम, बहुत हुई तुम्हारी ये बचकानी बातें। तुम इतने पढ़े लिखे होकर भी
इन भूत प्रेतों की बातों में विश्वास करते हो, हद है ये तो। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। गीता और अर्चना को तो मैं समझा नहीं सकता, पर प्लीज तुम तो ये फिजूल की बातें मत करो। बस थोड़ी देर में हम इस जंगल से निकल जाएंगे और फिर घर पहुंच जाएंगे। तुम सब चिंता मत करो। डर और इस रात ने तुम सबके दिमाग पर जादू कर दिया है, जो यहां से निकलते सही हो जाएगा, माधव पटेल ने कहा और कार की रफ्तार बढ़ा दी। हे राम, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो पहले ही कहा था ये अमावस की रात मनहूस होती है, और आज विक्रम ने आत्माओं को भी देख लिया और वो हमारे पीछे पड़ गए हैं। कहते हैं कि अमावस में भटकती शैतानी आत्माएं आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। हे भगवान, हमारी रक्षा करो। बेटे तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। अर्चना ने अपने पर्स में रखे गणेश भगवान की मूर्ति को निकालकर भगवान का मंत्र जपने लगी। माधव पटेल का ध्यान अब सिर्फ गियर और स्टीयरिंग को संभालने में था। वो जल्दी से उस जंगल को पार करना चाहते थे, बस। गीता, जो अब काफी घबराई हुई थी, विक्रम को कसकर पकड़े हुए अब कांप रही थी। विक्रम बार बार कार की खिड़की में पौहर जाने क्या देख रहा। पापा, यो हमें यहां से निकलने नहीं देगा। बकवास बंद करो विक्रम, मुझे और कुछ भी नहीं सुनता है इस बारे में। पापा, आप पिछले आधे घंटे से फार ड्राइव कर रहे हैं। आपकी नहीं लगता कि हमें अब तक ये छोटा सा जंगल पार कर जाना चाहिए था? और आप कहते हैं हम जंगल से बाहर निकलने वाले हैं। उन लोगों ने कहा था वो हमें यहां से जाते नहीं देंगे, किसी भी कीमत पर। चुप हो जाओ तुम सब लोग, माधव पटेल चिल्लाए। पापा, लेकिन विक्रम सच कह रहा है। हम कब से इस जंगल में ही हैं, और न तो अब तक ये सड़क खत्म हुई है और न ही किसी भी दूसरी गाड़ी को आते जाते देखा। ऐसा लग रहा है जैसे हम इस जंगल और इस सड़क पर अकेले हैं। गीता ने अपने मन की बात व्यक्त की। कार में एक भयानक सन्नाटा छा गया। सड़क पर वाकई काला अंधेरा पैर पसारे बैठा था। सड़क वीरान थी और सड़क के किनारे बने जंगल जैसे उस भयानक रात की गवाही दे रहे थे। पापा, हम यहां फंस चुके हैं, निकलना नामुमकिन है। बेटे, ऐसा नहीं होगा, सब ठीक होगा, मुझे पूरा भरोसा है। माधव पटेल, जो अब तक किसी भी भूत प्रेत को मानने से इनकार कर रहे थे, जाने क्यों उनकी आवाज गवाही दे रही थी कि वो अब अपने बेटे की कहीं छात्य को मानने लगे थे। माधव पटेल को पसीना आने लगा था। शायद यो इस बात का एहसास अब कर रहे थे कि याकई ये रास्ता खत्म नहीं हो रहा था, क्योंकि कार काफी समय मेथी चला रहे थे। अब क्या होगा बेटा? उन लोगों ने तुमसे और कुछ भी कहा होगा ना? क्या हम उनसे माफी मांगकर यहां से नहीं निकल पाएंगे? अर्चना विक्रम की तरफ देखकर बोली, पर विक्रम अब चुप था और उसकी नजरें शीशे से बाहर थीं। हे प्रभु, हमारी रक्षा करता। किसी और के किए की सजा हम निर्दोषों को मत दो प्रभु। जाने लोग ऐसा क्यों करते हैं? आखिर कैसे कोई किसी व्यक्ति को मरता हुआ छोड़ सकता है? और फिर उनकी आत्माएं भटकती रहती है और न वो शांत हो पाती है और न ही वो किसी और को शांति से बैठने देती है। बदला लेने को जो तड़पते रहते हैं अनंत काल तक। अर्चना सिसकते हुए बोली। वो अपने परिवार के लिए भगवान से दुआ मांग रही थी कि आज ये कहर जो भयानक तरीके से आने वाला है, उसे टाल दिया जाए किसी चमत्कार से। विक्रम, क्या हम किसी तरह यहां से नहीं निकल पाएंगे? गीता ने विक्रम की तरफ देखा, पर विक्रम के चेहरे से छलकता भय अपना जवाब दे चुका था। तभी अचानक माधव पटेल बोले, गीता, अर्चना, विक्रम सही कह रहा है। मुझे भी अब ऐसा लगने लगा है कि हम एक ही जगह भटक रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? आखिरकार माधव पटेल ने गंभीर होकर कहा, जो काफी देर से स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे थे। पापा, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? गीता ने पूछा। मैं ये तो नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि जंगल में एक जगह घूमने के बाद भी हम ये जान नहीं पाते कि हम उस जगह से बार बार घूमे रहे हैं, क्योंकि जंगल एक समान ही होते हैं। पर शायद अब मैं खुद ये एहसास कर रहा हूं कि गाड़ी चलाते हुए अब तक तो ये जंगल कच का पार कर लेना चाहिए था, पर मैं सब क्या हो रहा है? उन्होंने लंबी सांस ली और कहा, विक्रम, ये बात कैसे कह सकता है कि हम एक ही जगह भटक रहे हैं? माधव पटेल ने और तेजी से गाड़ी भगाते हुए पूछा। विक्रम चुप था
और अय भी खिड़की के बाहर ही देख रहा था। ए जी, यह भी तो हो सकता है कि हम रास्ता भटक गए हो। मम्मी पापा, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे भी पहले ऐसा ही लगा था, पर अब नहीं, हम रास्ता नहीं भटके। विक्रम ने फिर अचानक ही कहा। क्या मतलब है तुम्हारा विक्रम? पापा, जब मैं उन झाड़ियों से भागकर आया था और आपकी गाड़ी भगाने को कहा था, तब यहां मैंने एक चीज देखी थी और वो मुझे अभी भी नजर आ रही है। क्या? क्या देखा था तुमने? वो लोग मेरा पीछा कर रहे थे। जज हम गाड़ी में बैठ गए और जब वहां से निकले मैंने देखा, उसकी जुबान जैसे रुक सी गई। क्या देखा, बताओगे भी? माधव पटेल चीखे। मैंने देखा कि वही पास के एक पेड़ के पास वो बुद्धिया अपने पोते के साथ खड़ी थी और उसके हाथ में वो चमकती हुई कुल्हाड़ी नजर आ रही थी और ये दोनों मेरी तरफ घूर कर देख रहे थे, मानो कह रहे हो हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। और क्या विक्रम? और क्या? गीता डर से चीख पड़ी। और गीता, वो लोग मुझे हर 10 मिनट के बाद सड़क किनारे उसी जगह पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। यो हमें बार बार उसी जगह पर घुमा रहे हैं। ये क्या बकवास है विक्रम? ये सूझ है पापा। तो क्या हम बार बार एकाजह से गुजर नहीं और हम एक ही सड़क पर फंस गए हैं क्या? है भगवान अर्चना में पड़ी। शायद नहीं, ये कोई दूसरी चीज है। हम एक सड़क पर नहीं बल्कि एक समय चक्र में फंस गए हैं, जो हर 10 मिनट के बाद हमें पिछले टाइम पर ले जाके वहां से बार बार ले जा रही है। विक्रम ने स्थिति का जायज लेते हुए कहा। हट, यह कैसे मुमकिन है? माधव पटेल बोले। पापा, आपकी घड़ी में टाइम कितना हो रहा है? अरे मेरी तो घड़ी रुक गई है। मेरी भी पापा। विक्रम अपनी घड़ी दिखाकर चोला। हम सभी की घड़ी रुक गई है, यहां तक कि कार के डैशबोर्ड की घड़ी देखिए, वो भी रुकी हुई है। माधव पटेल ने देखा विक्रम सच कह रहा था। ओह माय गॉड, मतलब हमारे लिए समय रुक गया है और हम इस शैतानी समय चक्र में फंस गए हैं। पापा, खिड़की के दाहिने तरफ वो फिर नजर आने वाले हैं, क्योंकि अब उसी 10 मिनट का अंतिम समय आने को है। विक्रम की आवाज की गर्माहट उस कार के अंदर साफ महसूस की जा सकती थी। सबकी डरी हुई नजरें इस बार एक साथ दाहिनी तरफ जंगल की तरफ थी। और फिर जो कुछ विक्रम ने कहा यही हुआ। वहां वाकई वो बुढ़िया एक छोटे चच्चे के साथ खड़ी थी और उसके हाथ में एक चमकती हुई कुल्हाड़ी थी। वो दोनों तीखी नजरों से उस काली अंधेरी रात में उन्हें घूर रहे थे। उस गहन अंधेरे में वो दोनों काले साए की तरह नजर आ रहे थे और उनकी आंखें उस अंधों में भी चमक रही थीं, जैसे वो कह रहे हो, हम तुम्हारे खून के प्यासे हैं। माधव पटेल और उसकी फापली को छक्के छूट गए। वी भयानक रात इतनी भयावह थी कि उसे बयान करना नामुमकिन कार्य। अब भी सड़क पर दौड़ रही थी। उन दो सायों को पूरी फैमिली के देखने के बाद कार में डर का माहौल काफी बढ़ चुका था। पापा, अचानक विक्रम चीखा। उसके चेहरे के भाव बता रहे थे कि उसे कुछ उपाय सूझा है। कार रोकिए। क्यों? माधव पटेल का कार रोकने का कोई इरादा। इस समय चक्र से बाहर निकलने का शायद एक ही उपाय है। क्या? हमें उल्टी दिशा में जाना होगा। अभी हम उनके मन मुताबिक इस दिशा में जा रहे हैं। अगर हम जिधर से आए थे उस तरफ वापस चलें तो शायद चच जाए। माधव पटेल ने सोचा। उसे शायद बात जंच गई। उसने सोचा कि आजमाने में क्या हर्ज है। ठोफ है बेटा, ट्राई करके देख लेते हैं। माधव पटेल ने कार रोकी, बाएं तरफ मोड़ी और रिवर्स कर ली। कार अब उल्टी दिशा में जा रही थी। अब शायद यो भूत हमें बाई तरफ दिखें। अर्चना बोली। नहीं मम्मी। गीता बोली। शायद अब वो हमें नहीं दिखे। किसी ने भी आगे कुछ नहीं पूछा। ऐसा लग रहा था जैसे सब मौत के मुंह से निकलने के लिए बेताब थे। और बाकई कार तेजी से भागती रही और 10 मिनट के बाद भी उन्हें इस बार बुढ़िया या उसको पाता के ही नजर नहीं आया। अब जंगल का नजारा भी बदल रहा था। विक्रम खुशी के मारे बोल पड़ा। हम बच गए, हम बच गए। पापा, हमने समय चक्र को तोड़ दिया। अर्चना और गीता ने भी विक्रम की खुशी में खुशी जाहिर किया, पर कोई था जो अब चुप था, और वो शख्स माधव पटेल था जिसने कोई जवाब नहीं दिया। चह एकटक सामने देख रहा था। कार अब भी अपने रास्तार पर ही थी
आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अचानक माधव पटेल विक्रम की तरफ एकदम से पलटा। उसका चेहरा देखकर विक्रम सकते में आ गया। हाँ हाँ हाँ, अचानक ही यह हंसने लगा। और फिर जैसे अमावस की वो रात जैसे और डरावनी सी हो गई। सब कुछ बदलने लगा। सड़क पर दौड़ती एक कार जिसमें एक फैन मिली। यार, आज तो मजा आ गया। वीकेंड में फैमिली के साथ बाहर जाना एक अच्छा अनुभव होता है, कार चालक बोला। तभी सड़क पर कोई चीज नजर आई और उससे बचने के लिए चालाक ने तेजी से कार मोड़ी। कार संतुलन खाते हुए सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। कार में बैठे पति पत्नी और उनके 3 बच्चे बाहर निकल आए। उन्हें हल्की चोटें आई थीं। तुम सब ठीक तो होता? क्या हुआ अर्जुन? स्त्री ने घबराई हुई आवाज में पूछा। पता नहीं सुनीता, ऐसा लगा जैसे सड़क के बीच में कोई आ गया। पता ही नहीं चला, पर मुझे पक्का यकीन है वहां कोई था। सुनीता चीख पड़ी। अर्जुन, क्या हुआ? वहां सड़क पर कोई है। सड़क पर जब अर्जुन ने देखा तो उसे भी कोई आदमी दिखाई दिया। ओह सुनीता, शायद ये वही है जो हमारी कार से टकरा गया। पता नहीं इतनी रात में ये इतने घने जंगल में सड़क पर क्या कर रहा था। जरूर घायल होगा, हमें मदद करनी होगी। अर्जुन सड़क की ओर चल दिया, जहोने की कोशिश कर रहा था। माफ कीजिएगा, आप मेरी कार से टकरा गए। मुझे बंधी में ठीक से दिखाई नहीं दिया। आप ठीक तो हैं ना? सड़क पर एक साया था। वह बोला। हां, मैं ठोस है। इससे पहले कि अर्जुन उसका चेहरा देख पाता, अचानक अंधेरा और बह गया था। एकदम से चांद को बादलों ने जैसे ढक लिया था। आप इतनी रात में इस पीरान सड़क पर कौन है? मैं मेजर संग्राम सिंह। दरअसल मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया। ओहे, किधर है आपकी कार? थोड़ा सा आगे, मैं मदद के लिए ही आपकी कार रोकने का प्रयास कर रहा था। मैं शर्मिंदा हूं, आज रात कुछ ज्यादा ही अंधेरा है। मुझे पता ही नहीं चला कि आप सड़क पर कब आए। कोई बात नहीं, आपने अगर वक्त रहते कार मोड़ी न होती तो शायद और बुरा हो सकता था। वह दोनों चलते हुए सड़क पर थोड़ा आगे आ गए। अर्जुन ने देखा, ठीक उनकी कार की तरह संग्राम की कार भी सड़क किनारे एक पेड़ से टकराई हुई थी। वह उसके समीप पहुंचा। यहां का दृश्य देखकर उसका दिल दहल उठा। यह कार देखने में लग रहा था कि कई साल पहले ही जल चुकी थी। उसने कार में झांक कर देखा। अंदर एक जवान लड़का लड़की और एक औरत थी। यह सभी उसकी तरफा देखकर पलटे। उनके चेहरे पर भयानक इरादे नजर आ रहे थे। वह बौखलाता हुआ पीछे पलदा पीछे माधव पटेल एक कुल्हाड़ी लेकर खड़ा मुस्करा रहा था। तूने क्यों मुझ पर और मेरे परिवार पर गाड़ी चलाई? मैं अर्जुन लड़खड़ाता हुआ पीछे गिरा। तब तक पीछे से उसकी कार वहां आई जिसे उसकी बीवी सुनीता चला रही थी। अर्जुन, जल्दी कार में बैठी। वह चीखी। उसे खतरा नजर आ गया था। अर्जुन संभल कर उठा और पलक झपकते ही कार में घुस गया। अंदर उनके बच्चे सहमे हुए बैठे थे। सुनीता ने कार फुल स्पीड से आगे बढ़ा दी। संग्राम सड़क किनारे खड़ा उन्हें देख रहा था। उसके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी। ये सब क्या हो रहा है अर्जुन? सुनीता गाड़ी भगाती रही, बोली मत। पता नहीं वो कौन था और वो उसकी फ्रेंड मिली। ये सब क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा। अर्जुन डरा हुआ था। कार चलती रही। 5 मिनट बाद दोबारा उन्हें वही साया यानी कि माधव पटेल सड़क पर दिखाई दिया। इस बार उसके साथ उसका पूरा परिवार भी खड़ा था। ये क्या हो रहा है अर्जुन? हम वापस उसी जगह कैसे पहुंच गए? ये सड़क क्या गोल है? मुझे समझ नहीं आ रहा, अर्जुन बोला। कुछ देर बाद फिर से वे उसी जगह से निकले। इस बार माधव पटेल के परिवार के साथ एक बूढ़ी औरत छोटे बच्चे के साथ। मुझे समझ नहीं आ रहा, अर्जुन बोला। कुछ देर बाद फिर से वे उसी जगह से निकले। इस बार माधव पटेल के परिवार के साथ एक बूढ़ी औरत छोटे बच्चे के साथ दिखाई दी। उस औरत के हाथ में भी एक कुल्हाड़ी थी। अंधेरा और भी गहरा हो चुका था कि आज भी उस जंगल में यह सिलसिला जारी है और हर अमावस की रात आज भी उतनी ही भयानक चीजें लेकर आती है जिसका बयान कोई कभी नहीं कर सकता। यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर आपके पास कोई कहानी है तो मुझे आप भेज सकते हैं।